हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम प्राइवेट डिफेंस के राइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। बीएनएस के चैप्टर 3 में राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। सेक्शन 34 से 44 तक में ये कवर है, तो हम एक एक सेक्शन को पढ़ेंगे। मैं बेयर एक्ट की हार्ड लैंग्वेज को सिंपल करके आपको समझाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 34। सेक्शन 34 डील्स विद थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34, सेक्शन 4 एक तरीके का डिक्लेरेशन है। वो कहता है कि कुछ भी ऑफेंस नहीं है जो इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किया जाता है। मतलब जो भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का एक्सरसाइज करते हुए किया जाता है वो ऑफेंस नहीं है, ऐसा सेक्शन 34 कहता है। सेक्शन 35 डील्स विथ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। शरीर और संपत्ति के प्राइवेट डिफेंस के अधिकार के बारे में सेक्शन 35 बात करता है। लेट्स डील विद सेक्शन 35। सेक्शन 35 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अधिकार है, सेक्शन 37 में दिए हुए रिस्ट्रिक्शन से सब्जेक्ट रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो अपनी बॉडी को डिफेंड कर सकता है, अपने शरीर को डिफेंड कर सकता है और दूसरे व्यक्ति के भी शरीर को डिफेंड कर सकता है ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करने वाली ऑफेंसेस के अगेंस्ट। मतलब ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट कोई व्यक्ति अपने शरीर को और दूसरे के शरीर को भी डिफेंस कर सकता है, ऐसा उसके पास राइट है। और उस व्यक्ति का दूसरा राइट है, प्रत्येक पर्सन के पास एक और राइट है सेक्शन 37 के रिस्ट्रिक्शन से सब्जेक्ट रहते हुए कि वो डिफेंड कर सकता है कोई प्रॉपर्टी जो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, उस व्यक्ति की स्वयं की प्रॉपर्टी हो या दूसरे की प्रॉपर्टी हो, किसके अगेंस्ट डिफेंड करेगा? अगेंस्ट कोई भी एक्ट हो जो थेफ्ट हो, रॉबरी हो, मिसचीफ हो, क्रिमिनल ट्रेसपास हो या अटेम्प्ट टू थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास। मतलब कोई भी व्यक्ति वो अपनी प्रॉपर्टी को मूवेबल या इमूवेबल या दूसरे की प्रॉपर्टी को चोरी के खिलाफ, रॉबरी के खिलाफ, मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास के खिलाफ वो इन सब ऑफेंसेस से बचा सकता है, या अगर इन सब ऑफेंसेस का अटेम्प्ट भी हो रहा है तो भी वो अपनी प्रॉपर्टी को या दूसरे की प्रॉपर्टी को बचा सकता है। तो ये था सेक्शन 35, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखते हैं सेक्शन 36, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एट्सेट्रा। अगर अनसाउंड माइंड का पर्सन है तो उसके अगेंस्ट क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, ये सेक्शन 36 में बताया गया है। सेक्शन 36 हमें बताता है कि जब कोई एक्ट जो अदरवाइज सर्टेन ऑफेंस होता वो ऑफेंस नहीं है क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है जो उम्र में बहुत छोटा है, या उसके पास अभी मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या वो अनसाउंड माइंड का है, या इंटॉक्सिकेटेड है, या मिसकंसेप्शन है उसके पार्ट पे। इन सब के कारण अगर उसके द्वारा किया गया एक्ट ऑफेंस नहीं है, लेकिन तब भी उस पर्सन के अगेंस्ट प्रत्येक व्यक्ति का सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है जैसा कि होता अगर उसके द्वारा किया हुआ कार्य अपराध होता। सिंपल सी बात ये कैरी करना चाह रहा है ये सेक्शन 36 कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो छोटा है, उम्र में छोटा है, या उसके पास मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अनसाउंड माइंड का है, इंटॉक्सिकेटेड है और उसने कोई ऐसा काम कर दिया। अब ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो भी कृत्य किया जाता है उसे ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं लाया जाता। तो ये सेक्शन 36 कहता है भले ही वो ऑफेंस नहीं है लेकिन उसके अगेंस्ट आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस तब भी है, आप अपने को और अपनी प्रॉपर्टी को उसके अगेंस्ट डिफेंड कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन में बताया गया है कि जेड एक अनसाउंड माइंड पर्सन है, वो ए को मारने का अटेम्प्ट करता है। जेड का तो कोई अपराध नहीं बना क्योंकि वो अनसाउंड माइंड है, लेकिन ए जो है उसका सेम राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। अगर जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस तब होता अगर जेड एक सेन व्यक्ति होता, जेड एक सही सलामत व्यक्ति होता, तो जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस होता वही राइट टू प्राइवेट डिफेंस जेड अनसाउंड है तब भी है ए के पास। अगला इलस्ट्रेशन है कि ए जो है नाइट में, रात में एक हाउस में इंटर करता है जिसमें इंटर करने के लिए वो लीगली इंटाइटल्ड है। जेड जो है गुड फेथ में ए को समझता है कि वो हाउस ब्रेकर है,
ए के ऊपर अटैक कर देता है। मतलब जेड को तो यहाँ पे मिसकंसेप्शन हुआ, जेड ने जो ए पे अटैक किया वो अंडर मिसकंसेप्शन किया, तो जेड ने तो कोई ऑफेंस नहीं किया। लेकिन ए के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है जेड के अगेंस्ट, जैसा कि प्राइवेट डिफेंस का राइट तब होता जब जेड मिसकंसेप्शन में ना होते हुए भी उस पर अटैक करता, वैसा ही राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। अब सेक्शन 37 देखते हैं, एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट टू प्राइवेट डिफेंस। कुछ एक्ट्स हैं जिसके अगेंस्ट आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट एग्जिस्ट नहीं करता। कौन कौन से एक्ट्स ऐसे हैं जिसके अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस नहीं है, आइए देखते हैं। सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 का क्लास ए कहता है कि कोई ऐसा एक्ट जो डेथ का या ग्रीवियस हर्ट का अप्रीहेंशन नहीं काज करता रीजनेबली, अगर वो एक्ट है वो किया जाता है या अटेम्प्ट किया जाता है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा जो गुड फेथ में अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस काम कर रहा है, भले ही वो एक्ट जस्टिफिएबल बाई लॉ ना हो। मतलब अगर कोई ऐसा एक्ट है जिससे रीजनेबली ये अप्रीहेंशन, ये डर नहीं लगता कि डेथ हो जाएगी, ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, और ऐसा एक्ट अगर वो कारित किया जाता है या अटेम्प्ट किया जाता है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, जो पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ में एक्ट कर रहा है, अपने ऑफिस के कलर में एक्ट कर रहा है, भले ही वो एक्ट जस्टिफिएबल बाई लॉ ना हो, फिर भी उस एक्ट के अगेंस्ट राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है। अगला देखते हैं किस एक्ट के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। कोई ऐसा एक्ट है जो, अब क्लॉज बी सबसेक्शन 1 क्लॉज बी बताता है कि कोई ऐसा एक्ट है जो रीजनेबली अप्रीहेंशन नहीं काज करता डेथ का या ग्रीवियस हर्ट का, उस एक्ट को अगर कारित किया जा रहा है या कारित करने का प्रयास किया जा रहा है बाय डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट और गुड फेथ में एक्ट किया जा रहा है अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस, तब माना जाएगा कि भले ही वो जो एक्ट किया जा रहा है वो जस्टिफिएबल बाई लॉ ना हो, तो ऐसे भी एक्ट के खिलाफ माना जाएगा कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। मतलब एक तो पब्लिक सर्वेंट का डायरेक्ट जो एक्ट कर रहा है गुड फेथ में अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस, तब तो उसके अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। अब मान लीजिए जो एक्ट है वो उसके डायरेक्शन पे हो रहा है इन गुड फेथ अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस, तब भी वो भले ही जस्टिफिएबल बाई लॉ ना हो उसका एक्ट, तब भी उसके अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। अगला देखते हैं किन केसेस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। ऐसे केसेस में जहाँ पे रिकोर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी अवेलेबल है, मतलब अगर आप पब्लिक अथॉरिटी के पास अपने सहायता के लिए जा सकते हैं, तो वहाँ भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं अवेलेबल है। सब सेक्शन 2 देखते हैं। सब सेक्शन 2 कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसी केस में ज़्यादा हार्म करने तक एक्सटेंड नहीं करता, जितना हार्म नेसेसरी है डिफेंस के लिए आप उतना ही हार्म कर सकते हैं अटैकर को, उससे ज़्यादा हार्म नहीं कर सकते, अपना बचाव कर सकते हैं, उसे मार नहीं सकते। कुल मिला के बात यह है कि अपने आप को बचाने के लिए जितना ज़रूरी है आप उतना ही हार्म काज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि कोई भी व्यक्ति राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से डिप्राइव नहीं हो जाएगा। कब? एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि कोई भी पर्सन डिप्राइव नहीं हो जाएगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करने से उस एक्ट के अगेंस्ट जिससे किया जाता है या करने का प्रयास किया जाता है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, जब तक वह व्यक्ति जानता ना हो या उसके पास रीज़न टू बिलीव ना हो कि जो पर्सन है वो पब्लिक सर्वेंट है। मतलब अगर आपके पास जानकारी नहीं है कि वो जो व्यक्ति है वो जो पर्सन है वो पब्लिक सर्वेंट है नहीं है, तो आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर भी सकते हैं। लेकिन अगर आप जानते हैं या आपके पास विश्वास करने का कारण है कि जो पर्सन एक्ट कर रहा है वो पब्लिक सर्वेंट है, तब आप डिप्राइव हो जाते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करने से। लेकिन आपको नॉलेज ही नहीं है कि वो पब्लिक सर्वेंट है, तब आप डिप्राइव नहीं हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करने से। लेकिन हाँ, अगर नॉलेज है या रीजन टू बिलीव है, तब आप डिप्राइव हो जाएंगे। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि कोई भी व्यक्ति राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करने से डिप्राइव नहीं है ऐसे एक्ट के अगेंस्ट जो किया जाता है या जिसका करने का प्रयास किया जाता है डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट पे, जब तक कि वह व्यक्ति जानता ना हो या उसके पास रीज़न टू बिलीव ना हो कि जो पर्सन एक्ट कर रहा है वो ऑन डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट एक्ट कर रहा है, या जब तक वो ये न जानता हो कि
जो व्यक्ति या वो ये न जानता हो कि जो व्यक्ति एक्ट कर रहा है वो अपनी अथॉरिटी जब अगर स्टेट कर देता है, बता देता है कि मैं ये अथॉरिटी पे एक्ट कर रहा हूँ, तब भी वो प्राइवेट डिफेंस नहीं एक्सरसाइज कर सकता। और अगर अथॉरिटी राइटिंग में है तो जब अगर वो अथॉरिटी उसको दिखा देता है कि अगर दिखाने मांगने पे दिखा देता है कि भाई मैं ये अथॉरिटी में एक्ट कर रहा हूँ, तो फिर प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं है। और अगर वो व्यक्ति जानता नहीं है या उसके पास रीज़न टू बिलीव नहीं है कि ये ऑन डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट पे एक्ट कर रहा है, या अगर वो अपनी अथॉरिटी नहीं बताता कि किस अथॉरिटी पे वो एक्ट कर रहा है, या अगर अथॉरिटी राइटिंग में है तो दिखाता नहीं है कि किस अथॉरिटी में वो एक्ट कर रहा है, तो इन सब केसेस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता है व्यक्ति। और अगर वो मतलब वो जानता है या रीज़न टू बिलीव है कि ये पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पे हो रहा है, या वो उसको अथॉरिटी दिखाई जाती है, या वो अथॉरिटी के बारे में जानता है कि इसके पास अथॉरिटी है, तब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकता। अब सेक्शन 38 देखते हैं। सेक्शन 38 डील्स विथ व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। मतलब ये जो बॉडी प्रोटेक्ट करने का जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, ये एक अफेंडर के अटैकर के डेथ कारित करने तक का एक्सटेंड किया जा सकता है। ये सेक्शन 38 में बताया गया है। सेक्शन 38 कहता है कि जो बॉडी का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो एक्सटेंड करता है सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन इन सेक्शन 37। वो डेथ कॉज करने तक एक्सटेंड कर सकता है या कोई और हार्म करने तक एक्सटेंड कर सकता है। किसको? असैलिएंट को। अगर जो ऑफेंस है वो जो ऑफेंस ओकेशन कर रही है एक्सरसाइज ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस को, वो इनमें से किसी भी डिस्क्रिप्शन की है, तो वो जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी है वो एक्सटेंड कर जाएगा टू कॉजिंग डेथ। पहले कौन सी कैटेगरी ऑफ ऑफेंस में आप डेथ कॉज कर सकते हैं? अगर कोई ऐसा हमला किया जा रहा है जिससे रीजनेबली ऐसा अप्रीहेंशन हो रहा है कि डेथ कॉन्सिक्वेंस होगी, अदरवाइज अगर राइट टू प्राइवेट ना एक्सरसाइज किया गया, राइट टू प्राइवेट डिफेंस ना एक्सरसाइज किया गया, तो डेथ कॉन्सिक्वेंस होगा। उस केस में आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करके उस असैलिएंट की डेथ तक कारित कर सकते हैं। दूसरा, ऐसा कोई असाल्ट है जिससे ऐसा अप्रीहेंशन रीजनेबली काज होता है कि ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ना एक्सरसाइज किया गया, तो उस केस में भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करके असैलिएंट की डेथ कॉज कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपके ऊपर असॉल्ट किया जा रहा है विथ इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप करने के इंटेंशन से असॉल्ट किया जा रहा है, तब भी आप असैलिएंट की डेथ कारित कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस में। अगर ऐसा असॉल्ट है जो ग्रेटिफाई अननेचुरल लस्ट को ग्रेटिफाई करने के लिए किया जा रहा है, तब भी आप डेथ कारित कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस में। अगर ऐसा कोई असॉल्ट है जो किडनैपिंग या एब्डक्शन के इंटेंशन से है, तब भी आप असैलिएंट की डेथ कारित कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस में। अगर कोई ऐसा असॉल्ट है, अगर उस असॉल्ट का इंटेंशन है, मतलब ऐसा असॉल्ट है उसमें इंटेंशन है रॉन्गफुली कन्फाइन कर लेने का, और सर्कमस्टेंसेस ऐसी हैं जिसमें पब्लिक अथॉरिटी का रिकोर्स लेना तो इम्पॉसिबल ही है, तो उस केस में भी आप असैलिएंट की डेथ कारित कर सकते हैं। और ऐसा असॉल्ट है जिसमें एसिड को थ्रो या एडमिनिस्टर किया जा रहा है, जी क्लॉज है। ऐसा असॉल्ट जिसमें आपके ऊपर एसिड थ्रो किया जा रहा है या एडमिनिस्टर किया जा रहा है, या एसिड को थ्रो या एडमिनिस्टर करने का अटेम्प्ट किया जा रहा है, और जिससे रीजनेबली एप्रीहेंशन काज होता है कि ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा अगर डेथ नहीं कारित किया गया, तो इस केस में भी आप उस असैलिएंट की डेथ कारित कर सकते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के एक्सरसाइज में। So these are all 7 circumstances in which right to private defense of body extend to causing death। अब 39 में बताया गया है when such right extends to causing any harm other than death। इसमें देखते हैं सेक्शन 39 कहता है कि अगर जो ऑफेंस है
वो उस डिस्क्रिप्शन की ऑफेंस नहीं है जैसा सेक्शन 38 में बताया गया है, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी डेथ कारित करने तक नहीं एक्सटेंड करता है 37 के रिस्ट्रिक्शन से सब्जेक्ट रहते हुए टू वॉलेंट्री काजिंग असैलियंट कोई एनी अदर हार्म अदर देन डेथ। मतलब डेथ नहीं कारित कर सकते आप, अपनों के बचाव में कोई अदर हार्म कारित कर सकते हैं, उसको डेथ नहीं कर सकते अगर ये बहुत सर्कमस्टांसेस नहीं है सेक्शन 38 वाली। तो अब सेक्शन 40 देखते हैं। सेक्शन 40 डील्स विथ कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। ये बताता है कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी है वो कब से शुरू होता है और कब तक रहता है। ये कहता है कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी है वो शुरू हो जाता है जब से रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइज होता है किसी अटेम्प्ट से या थ्रेट से, और ये तब तक रहता है जब तक वो एप्रीहेंशन या डेंजर टू बॉडी कंटिन्यू रहता है, तब तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी रहता है। जब से खतरा आया तब से जब तक खतरा है तब तक रहता है। अब सेक्शन 41 देखते हैं। व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। अभी हमने सेक्शन किस में देखा था, सेक्शन 38 में देखा था व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। अब हम देख रहे हैं व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, ये सेक्शन 41 में है। तो सेक्शन 41 कहता है कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है वो 37 के रिस्ट्रिक्शन से सब्जेक्ट रहते हुए वॉलंटरी कॉजिंग डेथ तक एक्सटेंड हो सकता है या कॉजिंग एनी अदर हार्म तक, अगर जो ऑफेंस है जिसका कमीशन या जिसके कमीशन का अटेम्प्ट जो है वो ओकेशन करता है ऐसे राइट के एक्सरसाइज को, और अगर ऑफेंस इस डिस्क्रिप्शन का है जैसा डिस्क्रिप्शन बताया गया है। कुल मिला के सेक्शन 41 ये कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी वो वॉलेंटरी कॉजिंग डेथ तब एक्सटेंड करेगा जब ऑफेंस जो है इन सब डिस्क्रिप्शन की हो जैसे नीचे बताया गया है। पहला, अगर रॉबरी का ऑफेंस कमिट किया जाता है। दूसरा, हाउस ब्रेकिंग किया जाता है आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, तब आप एसेलियंट की डेथ तक काज कर सकते हैं या कोई अदर हार्म काज कर सकते हैं। तीसरा, फायर या एक्सप्लोसिव सब्सटेंस के द्वारा मिसचीफ कमिट किया जाता है। कहाँ पे? किसी बिल्डिंग में, टेंट में या वेसल में। जो बिल्डिंग, टेंट या वेसल यूज़ की जाती है ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए या एज ए कस्टडी या प्रॉपर्टी के लिए यूज़ की जाती है। चौथा, जब थेफ्ट या मिसचीफ या हाउस ट्रेसपास किया जाता है उन सर्कमस्टेंसेस में जिन सर्कमस्टेंसेस में रीजनेबली अप्रीहेंशन होता है कि डेथ या ग्रीवियस हार्ट कॉन्सिक्वेंस होगा अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नॉट एक्सरसाइज किया गया। तो इन चारों कंडीशन में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड करता है डेथ कॉज करने तक। कौन कौन सी कंडीशन? रॉबरी हो रही है, हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज हो रहा है, मिसचीफ बाई फायर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस हो रहा है किसी बिल्डिंग में, टेंट में, वेसल में, जो बिल्डिंग, टेंट या वेसल ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए यूज़ की जाती है, या थेफ्ट, मिसचीफ या हाउस ट्रेसपास हो रहा है और सर्कमस्टेंसेस ऐसी हैं जिससे रीजनेबल अप्रीहेंशन होता है कि डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं किया गया। तो इन सब केसेस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड करता है कॉजिंग डेथ या एनी अदर हार्म तक। अब सेक्शन 42 डील्स विथ व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। मतलब अगर जो ऑफेंसेस हैं जिनका कमीशन या जिनका अटेम्प्ट वो ओकेशन कर रहे हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस, वो थेफ्ट, मिसचीफ या वो ऐसे डिस्क्रिप्शन की थेफ्ट, मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं है जिस डिस्क्रिप्शन का थेफ्ट, मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास डिफाइन किया गया सेक्शन 41 में, तो जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है वो एक्सटेंड नहीं करेगा डेथ कॉज करने तक, बल्कि वो एक्सटेंड करेगा 37 के रिस्ट्रिक्शन से सब्जेक्ट रहते हुए टू वॉलेंटरी काजिंग एनी अदर हार्म टू द राम ग्रोअर अदर देन डेथ। मतलब डेथ को छोड़ करके अन्य किसी हार्म काज करने तक एक्सटेंड करेगा। आप डेथ नहीं कर सकते
अगर थेफ्ट, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास उस डिस्क्रिप्शन का नहीं है जैसा 41 में बताया गया है, तो आप डेथ नहीं कारित कर सकते, कोई अदर हार्म कारित कर सकते। 43 डील्स विद द कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। ये जो 43 है वो बताता है कि कब से प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी स्टार्ट होगा और कब तक बना रहेगा। तो इसमें कुछ कैटेगराइजेशन है, जैसे 43 का क्लास ए कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी तब कमेंस होता है जब रीजनेबल एप्रीहेंशन टू डेंजर टू द प्रॉपर्टी कमेंस, मतलब जब से खतरा शुरू हुआ तब से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू प्रॉपर्टी भी शुरू हुआ। मतलब खतरा शुरू हुआ नहीं, जब से रीजनेबल एप्रीहेंशन, उस जो खतरा है उसका रीजनेबल एप्रीहेंशन हुआ तब से स्टार्ट हो गया। और कब तक रहेगा, अब जैसे मान लीजिए क्लास बी में बताया है कि अगर थेफ्ट का ऑफेंस है तो ये तब तक रहता है जब तक वो ऑफेंडर की प्रॉपर्टी सहित बाहर हो जाने तक, या पब्लिक अथॉरिटी की असिस्टेंस मिल जाने तक, या प्रॉपर्टी के रिकवर हो जाने तक। इन 3 कंडीशंस तक वो कंटिन्यू रहता है। पहला, ऑफेंडर की प्रॉपर्टी सहित बाहर हो जाने तक, पहुंच से बाहर हो जाने तक। दूसरा, पब्लिक अथॉरिटी के असिस्टेंस मिलने तक, या प्रॉपर्टी के रिकवर हो जाने तक। मतलब जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी स्टार्ट हुआ है, वो स्टार्ट तो तभी से हो जाता है जब से रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू प्रॉपर्टी कमेंस होते ही है। और कब तक बना रहता है ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? पहला, ऑफेंडर की प्रॉपर्टी सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक, या पब्लिक अथॉरिटीज़ की असिस्टेंस मिलने तक, या प्रॉपर्टी के रिकवर होने तक। अब अगेंस्ट रॉबरी कब तक है? अब स्टार्ट तो हो गया है जब से रीजनेबल एप्रीहेंशन टू बॉडी कमेंस हुआ है, और कब तक रहेगा रॉबरी के अगेंस्ट? वो रॉबरी के अगेंस्ट कंटिन्यू तब तक रहेगा जब तक अफेंडर जो है वो कॉज करता है या अटेम्प्ट टू कॉज करता है किसी पर्सन का डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, या जब तक कहें कि इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट या इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कंटिन्यू रहता है, तब तक वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी रॉबरी के केस में रहता है। फिर से देख लेते हैं इसको। रॉबरी के केस में ये कंटिन्यू तब तक रहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जब तक ऑफेंडर कॉज करता है या अटेम्प्ट टू कॉज करता है किसी पर्सन को डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, या जब तक इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट या इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का फियर बना रहता है, डर बना रहता है, तब तक रहता है। और क्लॉज डी कहता है क्रिमिनल ट्रेसपास या मिसचीफ के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कंटिन्यू रहता है जब तक ऑफेंडर जो है वो कंटिन्यू किए रहता है कमीशन ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास या मिसचीफ। मतलब जब तक क्रिमिनल ट्रेसपास या मिसचीफ कंटिन्यू है तब तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास या मिसचीफ भी वो कंटिन्यू रहेगा। बात यह है कि जब तक वो ऑफेंडर क्रिमिनल ट्रेसपास या मिसचीफ कंटिन्यू रखता है तब तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी भी कंटिन्यू रहेगा। और कमेंस तो हो गया है जब से रीजनेबल एप्रीहेंशन या डेंजर शुरू हुआ है, कंटिन्यू तब तक रहेगा जब तक वो ऑफेंडर जो है वो कंटिन्यू रखता है क्रिमिनल ट्रेसपास या मिसचीफ। अब हाउस ब्रेकिंग के अगेंस्ट कब तक रहेगा? जैसे हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज है तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कंटिन्यू रहेगा जब तक हाउस ट्रेसपास, वो जिससे हाउस ब्रेकिंग बिगिन हुई है, जब तक हाउस ट्रेसपास कंटिन्यू रहता है तब तक हाउस ब्रेकिंग के अगेंस्ट भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी रहता है। सो दीज आर 5 सर्कमस्टेंसेस जहाँ तक विच डील्स विद द कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। ये 5 सर्कमस्टेंसेस डील करती हैं। प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कब से कंटिन्यू होगा, कब से शुरू होगा और कब तक बना रहेगा, ये सेक्शन 43 में बताया गया है। अब सेक्शन 44 डील्स विद द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। सेक्शन 44 कहता है कि जैसे मान लीजिए कोई असॉल्ट, कोई हमला किया जा रहा है जिससे मृत्यु भी हो सकती है, तो उस हमले के खिलाफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस कितना है?
जहाँ पे किसी इनोसेंट पर्सन को रिस्क है कि अगर मैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करूँगा तो किसी इनोसेंट व्यक्ति की नुकसान हो सकता है उसका, लेकिन मेरे ऊपर क्या होने वाला है, कोई ऐसा हमला जो घातक है। तो उस केस में मैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस कैसे एक्सरसाइज करूँगा, एक्सरसाइज कर पाऊँगा कि नहीं, ये सेक्शन 44 बताता है। सेक्शन 44 कहता है कि अगर राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एसाल्ट के एक्सरसाइज में एक रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि डेथ हो जाएगा, मतलब सेक्शन 44 ये कहता है हमें कि अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन असाल्ट के एक्सरसाइज में जो असाल्ट जो है एप्रीहेंशन कॉज कर रहा है कि डेथ भी हो सकता है, अगर डिफेंडर की स्थिति ऐसी है कि वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकता बिना इनोसेंट पर्सन को नुकसान पहुंचाए, तो उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अलाउ करता है कि वो नुकसान वो पहुंचा सकता है अपनी जान बचाने के लिए। इसका इलस्ट्रेशन दिया है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसे भीड़ के द्वारा अटैक किया जाता है, तो वो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सरसाइज नहीं कर सकता बिना मॉब यानी भीड़ पर फायर किए हुए। और अगर वो भीड़ पर फायर करता है तो कुछ यंग चिल्ड्रन की मृत्यु की संभावना है, तो उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसे ये परमिट करता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए भीड़ पर फायर कर सकता है, भले ही यंग चिल्ड्रन की मृत्यु की संभावना। So this is about section 44. In this way we have covered the right to private defense. Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe if you have benefited from it. Thank you.